वेलकम फ्रेंड इन माय यूट्यूब चैनल एडुजोन प्लस। दोस्तों, आपके अपना चैनल एडुजोन प्लस में स्वागत है। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि आज के टॉपिक पर हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉस्मोलॉजी, डेट मीन्स एस्ट्रोनॉमी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमी जो है, ऐसा तो ये भूगोल का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, लेकिन कॉस्मोलॉजी को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम लोग ज्योग्राफी को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि ज्योग्राफी को अच्छी तरह से समझने के लिए हम सभी को सबसे पहले हमारा यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है उसके बारे में डिस्कस करना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी ने लास्ट के क्लास में, लास्ट के वीडियो लेक्चर में एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, उसका नाम था जैसे बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का केवल मैं आपको लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको हमने इंट्रोडक्शन बताया था कि बिग बैंग होता क्या है, बिग बैंग हुआ कैसे, यानी कि बिग बैंग क्या था, बिग बैंग होता क्या, उसका हमने बेसिक डिफिनेशन बताया। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है, यानी कि मनुष्य ने अपनी जो मानसिक शक्ति है, यानी कि जो दिमाग की शक्ति है, उस दिमाग की शक्ति के प्रयोग कर हमारे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश किया है। और ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने पूरा दिमाग का यूज करके जो पूरे सूचना हमारे ब्रह्मांड के बारे में एकत्रित किया है, उस पर ही आधारित हम आज लोग इस पर यह चर्चा करेंगे कि हमारी ब्रह्मांड, यानी कि जो वैज्ञानिक खोज के आधार पर, जो अभी तक वैज्ञानिक खोज हुआ है, उस वैज्ञानिक खोज के आधार पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ है और जो बिग बैंग जो घटना हुई है, ये बिग बैंग घटना किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना होगा कि जैसे ये हमारा मॉडल ऑफ अर्थ है, जिसको हम लोग ग्लोब कहते हैं, ये ग्लोब यानी कि जो हमारे वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के तकनीक का प्रयोग करके, जैसे सैटेलाइट के प्रयोग करके, जो एक लोकेशन माने सैटेलाइट के प्रयोग करके जो इसका फोटोग्राफ लिया है, जिसमें अर्थ को इस प्रकार से बताया है। ऐसे अर्थ रियली में ऐसा तो है नहीं, अर्थ का आकार जियोड है, यानी कि अर्थ के किसी भी हिस्से पर, कहीं कुछ हिस्से पर उठा हुआ हिस्सा है तो कुछ धंसा हुआ हिस्सा है, यानी कि एक यूनिफॉर्मिटी, यानी कि पूरे के पूरे पृथ्वी पर एक रूपता नहीं है, यानी कि पूरे पृथ्वी पर एक रूपता नहीं है। ऐसे ही करके हमारा सोलर सिस्टम में, यानी कि जो सोलर सिस्टम है, यानी कि सौर मंडल है, उस सौर मंडल में सूर्य के अलावा 9 ग्रह हैं, जिसमें अभी तो 8 ही हैं। वो 8 ग्रह और एक सूर्य से ये पूरा का पूरा हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है। और सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं, यानी कि सौर परिवार में जितने भी ग्रह हैं, ये सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज, सभी नहीं, कुछ ग्रह एंटी क्लॉकवाइज या कुछ क्लॉकवाइज, ऐसे करके सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। साथ ही साथ ये अपने अक्ष पर भी एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से घूम रहा है। हमारा पृथ्वी उसी सोलर सिस्टम का, यानी कि सौर मंडल का एक हिस्सा है, जो हम लोग सौर मंडल के एक, यानी कि हमारा जो पृथ्वी है, सौर मंडल के परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सूर्य के चारों तरफ इस प्रकार से परिक्रमा कर रहा है और साथ साथ अपने अक्ष पर घूम रहा है। ये घटना आज से तो नहीं हो रही है, ये लगभग 10 अरब बिलियन वर्ष पहले से हो रहा है ये। यानी कि बिग बैंग जब हुआ, उस बिग बैंग के 10 अरब बाद ये माना जाता है, वैज्ञानिकों ने खोज किया, वैज्ञानिकों का मानना है कि जो हमारा अर्थ, यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम जो फॉर्म किया है, सोलर सिस्टम बना है, बिग बैंग के लगभग 10.5 अरब साल बाद बना है। यानी बिग बैंग जब घटना हुआ, उस बिग बैंग घटना के 10 अरब साल बना, 10 अरब साल बाद बना है। तो हम लोग सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले एक बिग बैंग का जो घटना हुआ था, उस बिग बैंग के बारे में कहा जाता है कि पूरे के पूरे जितने भी यूनिवर्स में एनर्जी है, वो सभी एनर्जी एक पॉइंट में समाहित था। जब पूरे के पूरे एनर्जी, संसार का पूरा एनर्जी जब एक पॉइंट में समाहित था, एक पॉइंट में कंसंट्रेटेड था, तो उस पॉइंट से, उस पॉइंट भरी एनर्जी से ये पूरे के पूरे यूनिवर्स, यानी कि जो ब्रह्मांड में असंख्य तारे और हमारे पृथ्वी जैसे कितने लार्ज संख्या में ग्रह होंगे, उसकी कोई गिनती अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने नहीं काउंट किया है, वो पता नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक जो पता है, उसमें से हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में ही, अपने सोलर सिस्टम के बारे में ही अन्य ग्रह, जो छोटे छोटे ग्रह हैं, उनके बारे में भी जानकारी हासिल नहीं कर पाए हैं। इसके लिए वैज्ञानिक खोज जारी है, हमारे वैज्ञानिक रात दिन इस पर खोज कर रहे हैं। जब इसका सूचना हमें मिलता है तो फिर हम लोग इसके बारे में जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने खोज कर अपना जो बुक्स पब्लिश करेंगे, तो उसके माध्यम से फिर आगे की ओर हम लोग भी डिस्कस करेंगे। और ये मनुष्य का जो प्रयासरत है और वैज्ञानिक खोज है, लगभग जब तक जीवन है तब तक जारी रहेगा। लेकिन अभी तक जो हमारा सूचना है ब्रह्मांड के बारे में, उससे और जो वैज्ञानिक जो साइंटिफिक रूल्स हैं,
जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो साइंटिफिक थ्योरी वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं, वो वैज्ञानिक ने किस प्रकार से साइंटिफिक थ्योरी दिया, जिस साइंटिफिक थ्योरी से जो हमारा सोलर सिस्टम का ये अर्थ और अर्थ के साथ साथ जितने भी ब्रह्मांड में, यानी कि हम पृथ्वी पर खड़ा होकर जब आकाश की ओर देखते हैं तो बहुत असंख्य हमारे ऊपर में चमकता हुआ तारा दिखता है। वो तारा किस प्रकार से बना है, उतना ही नहीं, जब दिन के समय में, यानी कि जब हमारे यहाँ सन दिखता है तो दिन के समय में जब हम सूर्य को देखते हैं पृथ्वी पर से तो चमकता हुआ सूर्य दिखता है। ये सोलर सिस्टम में या हमारे यूनिवर्स में किस प्रकार से यह असंख्य तारे और धूलकण और जो आकाश नीला टाइप का दिखता है वो रियली में है क्या, उसके बारे में आज विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिग बैंग की घटना हुआ क्या था। जैसे बिग बैंग के बारे में, बिग बैंग का जो कॉन्सेप्ट जो है ये लगभग 1966 के आसपास में आया है, यानी कि उससे पहले भी, यानी कि 1924 में, 1930 के आसपास में सबसे पहले हमारे जो वैज्ञानिक जो थे उन्होंने दूरबीन के प्रयोग करके ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में वो चर्चा कर चुके थे। यानी कि ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं, ब्रह्मांड के सभी वस्तुएं एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, और वो दूर भाग रही है उसको उन्होंने कारण नहीं बताया, लेकिन ने बताया कि दूर भाग रही है। इससे यह प्रमाणित होता है कि कभी एक ऐसा समय रहा होगा जिस समय में ब्रह्मांड के जितने भी वस्तुएं हैं, यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी तारा हैं, धूलकण हैं, जितने भी गैसेस हैं, वो सभी के सभी गैस कभी एक पॉइंट पर रहा होगा, ऐसा उनका मानना है। ऐसे पूरे साइंटिफिक, उन्हें साइंटिफिक माने कि जो लॉजिकल एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, ऐसा उसमें बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे जितने भी पार्टिकल्स और जितने भी कणस हैं, जितने भी डस्ट हैं, जितने भी पार्टिकल्स और मैटर्स जो यूनिवर्स में घूर्णन कर रहे हैं, एक जो सर्कुलर पाथ पर जो रिवॉल्व कर रहे हैं और सर्कुलेट कर रहे हैं, वो कभी किसी कोई ऐसा समय रहा होगा वो उस समय में सभी पार्टिकल्स एक बिंदु पर रहा होगा। इन चीज़ों को एनालाइज करके जो एक हमारे वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जॉर्ज लेमेंथर। जॉर्ज लेमेंथर ने वो 1966 में, ये अमेरिकन वैज्ञानिक हैं जॉर्ज लेमेंथर, उन्होंने 1966 में अपना एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। यानी कि उनका मानना है ये है कि बिग बैंग एक स्टेज में नहीं हुआ है, यानी कि बिग बैंग होने के लिए कई स्टेप हुए, कई स्टेज हुआ है, और ये सारे स्टेज में बिग बैंग की घटना हुई है। पहले, सबसे पहले उनका ये मानना था कि संसार, यानी कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जितने भी कण हैं, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी एनर्जी है, वो सभी के सभी एनर्जी एक ये बिंदु पर था, यानी कि एक बिंदु पर ये सारा का सारा एनर्जी समाहित था। अचानक से कुछ न कुछ उसमें हुआ। ये क्या हुआ, वैज्ञानिक उस पर अभी मौन धारण किए हुए हैं, उसके बारे में अभी उन्होंने कुछ कारण नहीं बताया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस पर रिसर्च चल रहा है। हम, जैसा मैं पहले आपको डिस्कस कर दिया था कि यूनिवर्स के बारे में अभी पूरे के पूरे जानकारी हम लोग को मिला नहीं है, क्योंकि हम अभी पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी की जानकारी ही पूर्ण रूप से हासिल नहीं कर पाए हैं। तो वैज्ञानिक ने इसमें यह बताया कि पूरे के पूरे एनर्जी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट था। आज से 15 बिलियन ईयर एगो, यानी कि 15 बिलियन वर्ष पहले जो है ये पॉइंट जो है से ब्लास्ट कर गया, और ये ब्लास्ट जैसे किया तो इसके परिणाम स्वरूप, यानी कि जैसे ये पॉइंट ब्लास्ट किया तो इसके ब्लास्ट होने से तीन चीज बना। यानी कि पहले तो मैटर बना, उसके बाद टाइम्स और स्पेस, यानी कि जो एक पहले स्पेस का मतलब कि दो कण के बीच की दूरी, यानी कि उससे पहले तो कोई स्पेस था ही नहीं, क्योंकि जितना भी एनर्जी और पार्टिकल्स जो था, सभी के सभी एनर्जी और पार्टिकल्स एक बिंदु पर कंसंट्रेट था, यानी एक ही बिंदु पर था। तो स्पेस किसके बीच में निकालेंगे, क्योंकि कण तो था नहीं, सब तो एक ही जगह पे था। तो जैसे वो ब्लास्ट किया तो वहां से कण उछलना शुरू किया, यानी कि पार्टिकल्स सेपरेटेड होना शुरू किया। तो जैसे वो पार्टिकल सेपरेटेड हुआ तो उन पार्टिकल के बीच में वो दूरी आना शुरू हो गया, यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस बन गए। उसी पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग स्पेस कहना शुरू कर दिए। फिर वहीं से टाइम का आरंभ होता है, वहीं से हम लोग टाइम काउंट करना शुरू कर देते हैं कि ये घटना ये हुआ, धीरे धीरे ब्रह्मांड, यानी कि जो हमारा यूनिवर्स है वो फैलता चला गया। तो उसी समय से, यानी कि जो बिंदु का विस्फोट हुआ, उसी को हम लोग इनिशियल टाइम मानते हैं, और वहीं से टाइम का विस्तार हुआ। तो सबसे पहला हुआ कि बिग बैंग जब हुआ तो मैटर बने, टाइम और स्पेस बना। ये मैटर में क्या बना, तो मैटर में बना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो, जिस पर विशेष रूप से अभी वैज्ञानिक खोज चल रहे हैं। न्यूट्रिनो जो पार्टिकल्स है, जिससे विशेष रूप से अभी वैज्ञानिक खोज चल रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हम लोग पहले से भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये एटम्स के फंडामेंटल कणस हैं, माने फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। यानी कि एटम में मुख्य रूप से तीन पार्टिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी कि हमारे वैज्ञानिक का यह मानना है कि जब हमारा यूनिवर्स फॉर्म किया,
जब पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो ब्रह्मांड के निर्माण में जब ये पॉइंट ब्लास्ट किया तो बड़े पैमाने पर ऊर्जा तो निकला ही, यानी कि ऊर्जा के साथ साथ जो ये मैटर जो निकला, ये मैटर में उस समय में 3 ही कण थे, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक न्यूट्रिनो था, जिस पर वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं कि वैज्ञानिक न्यूट्रिनो ये कण है क्या और रियली में ये कैसे काम करता है। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो जो था, ये तीनों के तीनों कण एक प्रकार का चार्ज पार्टिकल्स है, यानी कि आवेशित कण है। और ये आवेशित कण अपने आप में आयन का, माने कि ये एक प्रकार का चार्ज फॉर्म किया और इसी चार्ज के वजह से क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर ये आपस में रिएक्शन करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि एक आग का गोला, यानी कि ये जो मैटर्स जो है, ये मैटर्स एक गोला के रूप में परिवर्तित होते चला गया, यानी कि इसका आकार एक वॉलीबॉल के आकार का हो गया। यानी कि जो ये मैटर्स है, ये मैटर्स आपस में रिएक्ट करके इसका आकार क्या हो गया, एक वॉलीबॉल का आकार हो गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपस में क्या किया कि धीरे धीरे जब इसका एनर्जी जो था, यानी कि जो आयन का फॉर्मेशन किया, चार्ज पार्टिकल्स है, तो ये आयन बनाना शुरू कर दिया और उस आयन के वजह से, उस केमिकल माने कि आयन की वजह से केमिकल जब रिएक्शन होना शुरू हो गया तो उस केमिकल रिएक्शन की वजह से बड़े पैमाने पर हीट एनर्जी जनरेट किया और वो जो एनर्जी जो है, ये वॉलीबॉल अब ये फायर बॉल में, यानी कि आग के गोला के रूप में बदल गया। ये आग का गोला बन गया तो धीरे धीरे यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मिलकर ये इतना एनर्जी जनरेट किया कि इसकी एनर्जी काफ़ी बड़े पैमाने पर हो गया, काफ़ी हाई लेवल पर हो गया, यानी कि पीक पॉइंट पर पहुंच गया, काफ़ी उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। यानी कि जो फायरबॉल जो है, ये फायरबॉल की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ता चला गया और बढ़कर एक ऐसा समय हो गया कि इसकी एनर्जी पीक पर आ गए, जिसको बोलते हैं जियांट थर्मोन्यूक्लियर, यानी कि जियांट थर्मोन्यूक्लियर में काफ़ी अधिक मात्रा में हीट आ गया। और जब ये हीट आया तो ये इतना ज़्यादा हीटेड हो गया कि ये धीरे धीरे क्या किया कि अपना आसपास में, यानी कि अपने जो जगह था उसके आसपास के क्षेत्रों में अपना हीट को लॉस करना शुरू कर दिया। जब ये 4000 डिग्री सेल्सियस, जब इसके तापमान जब पूरे हाई टेम्परेचर पर था और वो तापमान इन्वर्स को डोनेट करके, जैसे हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई पदार्थ गर्म हो जाता है तो गर्म होने के बाद क्या होता है कि गर्म जब पदार्थ हो जाएगा तो अपने उसके एनर्जी उसके पास ज़्यादा होता है, काफ़ी हाई एनर्जी होता है, तो वो हीट जब हाई टेम्परेचर जब उसमें होता है तो अपना हीट को लॉस करता है लो टेम्परेचर बॉडी के पास में। यानी कि हीट हमेशा जो फॉलो करता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ऐसे समझिए, जैसे ठंड के मौसम में हमारे शरीर का तापमान तो हमेशा माने कि क्रिएटिव जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ठंड के मौसम में हमें ठंड लगने लगता है। इसका वजह क्या है कि ठंड के मौसम में हमारा टेम्परेचर शरीर का घटता नहीं है, टेम्परेचर वही रहता है, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। हमारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मान लीजिए अभी 18 डिग्री 19 डिग्री, ठंड के मौसम में 15 डिग्री 10 डिग्री के आसपास में जाता है और हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर क्या करता है, यानी कि हीट जो फ्लो करता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बॉडी में। तो जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होगा और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 10 डिग्री 12 डिग्री है, तो हमारे हीट क्या होगा, हमारे बॉडी से बाहर की ओर जाएगा और तब हमें क्या होगा, ठंड ठंड फील होगा। तो उस अपने शरीर के हीट को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एकदम गर्म कपड़ा पहन लेते हैं, ताकि जो हमारे शरीर के अंदर में जो हीट बन रहा है वो कपड़ा से रुका रहे, शरीर से बाहर नहीं जाए, जिसके कारण हमें ठंड न लगे। तो ठंड लगने का वजह क्या है कि हमारे शरीर के टेम्परेचर से कम क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर के बॉडी का जो टेम्परेचर है, हीट जो है, ये हमारे शरीर से निकल कर बाहर की ओर जाना शुरू कर देता है। तो उसी प्रकार से जब ये आग का गोला बन गया और इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो अधिक टेम्परेचर होने के कारण ये अपने टेम्परेचर को बाहर की ओर लॉस करना शुरू कर दिया। कौन, ये जिएंट थर्मोन्यूक्लियर। तो जिएंट थर्मोन्यूक्लियर ने क्या किया कि अपना हीट को माने कि डोनेट करना, यानी कि लॉस करना शुरू कर दिया। जब ये हीट लगातार लॉस किया और जब इसका टेम्परेचर यानी कि जब 4000 डिग्री सेल्सियस हो गया, जब ये टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों मिलकर हाइड्रोजन बनाया, यानी कि हाइड्रोजन एटम का निर्माण किया। फिर ये हाइड्रोजन एटम अकेले रहना नहीं चाहेंगे, हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, फिर इनवर्स में ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करेंगे, यानी कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होता है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होता है जिसमें दो एटम्स मिलकर एक नए एटम्स का निर्माण करते हैं और उसके बदले में काफ़ी हाई अमाउंट में एनर्जी जनरेट करते हैं। तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, यानी कि उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी कि दो नाभिक जुटेगा, एक हैवी नाभिक का निर्माण कर, माने भारी नाभिक बनाता है, बाहरी न्यूक्लियस बनाता है, और जब वो भारी न्यूक्लियस बनाएगा तो अधिक मात्रा में हीट जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है। तो जब ये यानी कि जियांट थर्मोन्यूक्लियर जब अपने हीट को लॉस किया
और हीट को लॉस्ट करके क्या हुआ कि एटम में कन्वर्ट कर गया ये, और जैसे एटम में कन्वर्ट किया तो ये हाइड्रोजन एटम बनाया। फिर हाइड्रोजन एटम ये धीरे धीरे हाइड्रोजन एटम ये आपस में रिएक्शन किया, जिसमें हाइड्रोजन एटम जब आपस में रिएक्शन किया तो हीलियम नाभिक यानी कि हीलियम न्यूक्लियस का निर्माण किया। और जब हीलियम न्यूक्लियस का निर्माण किया तो ये बड़े पैमाने पर एनर्जी जनरेट किया, यानी कि यूनिवर्स में अधिक मात्रा में एनर्जी आ गया। जब अधिक मात्रा में एनर्जी जनरेट हुआ तो ये प्रक्रिया लगातार कंटिन्यू होते रहा। जैसे मैं ऊपर से बताया कि जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ बना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों तीनों चार्ज पार्टिकल्स है, तो चार्ज पार्टिकल्स एकदम अकेले अकेले रहना शुरू किया, तो आपस में कंबाइन करना चाह रहा था। तो वो कंबाइन करने से बड़े पैमाने पर एक गोला बना दिया, और ये गोला बनकर यानी कि गोला फिर धीरे धीरे उसके अंदर में ये केमिकल रिएक्शन यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन कंटिन्यू चल ही रहा था। जैसे ये गोला फूटा फिर छोटे गोले में कन्वर्ट हो गया, तो इसके अंदर में नाभिकीय अभिक्रिया चल ही रहा है। ये नाभिकीय अभिक्रिया में उसके नाभिक के अंदर में एक हैवी न्यूक्लियस का बनना शुरू हो गया, और बाहर में बड़े पैमाने पर हीट जनरेट करना शुरू कर दिया। जब बाहर के गोले पर जब बड़े पैमाने पर हीट जनरेट करना शुरू कर दिया तो ये धीरे धीरे पूरे आग का गोला बन गया, और इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया। जब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो वो पूरे टेम्परेचर उसका पीक पर चला गया। जब पीक पर चला गया तो वो पीक पर जब उसका टेम्परेचर चला गया तो अपने माने कि हीट को वो लॉस करना शुरू कर दिया, उसका टेम्परेचर घटना शुरू कर दिया। और टेम्परेचर जब घटना शुरू कर दिया तो उसी समय में यहाँ पर एटम यानी कि हाइड्रोजन एटम बना, और जब वो हाइड्रोजन एटम आपस में न्यूक्लियर रिएक्शन किया यानी कि नाभिकीय अभिक्रिया किया, और नाभिकीय अभिक्रिया करके ये हीलियम न्यूक्लियस का निर्माण किया। जब हीलियम न्यूक्लियस का निर्माण किया तो यही हीलियम न्यूक्लियस आपस में ये हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करना शुरू किया तो धीरे धीरे फिर इसमें बड़े पैमाने पर जैसे न्यूक्लियस जब माने कि ये हाइड्रोजन रिएक्ट किया तो रिएक्ट करके ये हीलियम नाभिक का निर्माण किया। और हीलियम नाभिक हैवी नाभिक होता है, यानी कि हीलियम की भार जो होता है हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। धीरे धीरे इसके बाहर वाले लेयर में यानी कि न्यूक्लियस जो हाइड्रोजन जो है इसके सेंटर में यानी कि सेंटर में रिएक्ट कर रहा था, और सेंटर में यानी कि जो ये एटम हो गया इसके सेंटर में यानी कि गोला के ये सेंटर में हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जल जल के रिएक्ट करके ये न्यूक्लियस हीलियम बना रहा है। तो ये हीलियम का फॉर्मेशन सेंटर में हो गया, और जैसे हीलियम का फॉर्मेशन सेंटर में हुआ तो ये बाहर में हीट बड़े पैमाने पर जनरेट हो गया। हीट जब जनरेट हुआ तो इसी हीट के जनरेट से एक ऐसा समय आ गया कि ये हीट फिर से पूरे के पूरे थर्मल न्यूक्लियर माने कि जो जियांट न्यूक्लियर में बन गया, और जियांट न्यूक्लियर हो गया तो ये जियांट न्यूक्लियर फिर से ये ब्लास्ट कर गया, और ब्लास्ट कर गया तो इसके बाहर वाला जो पार्ट्स था ये पूरे के पूरे कन्वर्ट कर गया डस्ट पार्टिकल्स में और डार्क मैटर्स में, और अंदर में इसका न्यूक्लियस जो हो गया वाइट ड्वार्फ यानी कि वाइट ड्वार्फ बना दिया। और फिर जाकर बाद में जाकर ये ब्लैक मैटर बन जाता है, डार्क मैटर बन जाता है, और ये डार्क मैटर फिर जाकर टूट कर फिर माने कि ब्लैक होल में चला जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया लगातार कंटिन्यू होते चला गया, यानी कि जो ये न्यूक्लियस जियांट जो है ये जियांट एक प्रकार का हैवी माने कि हीट वाला बल्ब है, यानी कि हैवी एनर्जी वाला बल्ब है। लेकिन जब हैवी एनर्जी जैसे हो जाएगा तो वो ब्लास्ट करेगा, और ब्लास्ट करके फिर से उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन यानी कि हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो लगातार रिएक्शन करके हीलियम बनाएगा और बड़े पैमाने पर एनर्जी जनरेट करेगा, जिस प्रक्रिया के तहत स्टार का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि हमारा तारा बना। ये तारा भी अकेले रहना नहीं शुरू किया, यानी कि सबसे पहले तो आपका ये पॉइंट से डायरेक्ट मैटर्स बना। ये मैटर चार्ज पार्टिकल्स है, अकेले नहीं रहा, ये आपस में रिएक्ट करना शुरू कर दिया, और ये चार्ज होने के कारण बड़े पैमाने पर एनर्जी जनरेट किया। फिर ये वॉल्यूबल के रूप में कन्वर्ट हो गया, ये एनर्जी कंटिन्यू बनाते रहा अंदर में। जब एनर्जी इसका काफ़ी हाई हो गया ये फायरवॉल में कन्वर्ट कर गया, फिर इसकी एनर्जी बढ़ते चला गया, कंटिन्यू एनर्जी बढ़ते चला गया, फायरवॉल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब इसका एनर्जी अपने ये हीट अपना लॉस किया बाहर की तरफ, यानी कि अपने ऊर्जा को ये डोनेट किया, यानी कि ऊर्जा जब बाहर में इसका निकला, और जब इसका टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस हो गया तो एटम बना, यानी कि हाइड्रोजन एटम बना। और जैसे ये हाइड्रोजन एटम बना तो हाइड्रोजन एटम फिर से नाभिकीय अभिक्रिया के कारण ये आपस में नाभिक बनाना शुरू किया, हेलियम एटम बनाना शुरू किया और एनर्जी जनरेट किया, जिसकी वजह से स्टार का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जब स्टार बना तो ये स्टार जो है यानी कि तारे जो है से अकेले नहीं रहता है, तारे होता है से ग्रुप में रहता है। तो ये ग्रुप ऑफ तारे इस प्रकार से तारे ग्रुप में रहना शुरू किया। पहले ये तारा बना और ये तारा फिर से इस प्रकार से ग्रुप में रहना शुरू कर दिया, इस प्रकार से ग्रुप में। ये तारे के जो ग्रुप होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी। यानी कि पहले बना
तारा, अब तारे से क्या हुआ, ये तारे ग्रुप में रहना शुरू किया। फिर ये प्रोसेस, तारे बनने का प्रोसेस, ये तारा ही है सब। ब्रह्मांड में जो हमारे जो ब्रह्मांड का जो कंपोजिशन है उसमें कुछ डार्क मैटर्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है और एनर्जी है। तो जैसे ये जो डस्ट पार्टिकल्स है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये आपस में रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपस में रिएक्शन किया तो ये तारा बनना शुरू हो गया। तारा बनना शुरू हो गया तो ये ब्रह्मांड में ये तारा बनेगा और ये ब्लास्ट करके डस्ट पार्टिकल उड़ेगा और इस प्रकार से ब्रह्मांड बढ़ते चला जाएगा। इस प्रकार से ब्रह्मांड बढ़ते चलाएगा और तारा का पोजीशन धीरे धीरे घिसकते चला जाएगा। फिर हर तारा का एक एज होता है। जैसे हम मनुष्य जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद, जन्म लेने वक्त हमारा जो छोटा जो बच्चा होता है वो भ्रूण के रूप में, उसको एम्ब्रॉय कहते हैं, जो माँ के गर्भ में होता है। उसी प्रकार से तारा का जो इनिशियल स्टेज होता है उसको एम्ब्रॉय कहते हैं। फिर वो तारा धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है और डस्ट पार्टिकल फैलते चला जाता है तो तारा अंदर को चला जाता है और वो यंग हो जाता है। फिर एक ऐसा स्टेज आता है जब वो तारा ओल्ड हो जाता है और जब तारा ओल्ड हो जाएगा तो सीधे जाकर चला ये ब्लैक होल में चला जाएगा। यानी कि ब्लैक होल जो होता है, ब्लैक होल गैलेक्सी का सेंटर होता है जिसमें काफ़ी डार्क मैटर्स होते हैं, यानी कि डार्क मैटर से बना होता है। ये ब्लैक होल मुख्य रूप से, ब्लैक होल का जो सेंटर है यानी कि ब्लैक होल गैलेक्सी का सेंटर होता है, यानी कि पूरे जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी के केंद्र को हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। उसमें मुख्य रूप से दो एलिमेंट्स मुख्य रूप से पाया जाता है। उसमें से मुख्य एलिमेंट्स जो है आयरन और निकेल, यानी कि जो इसका जो सेंटर है गैलेक्सी का वो आयरन निकेल से बना हुआ है। ये ब्लैक होल में यदि कोई भी चीज़ समाहित होता है तो उससे बाहर नहीं निकल सकता है क्योंकि इसके पास इतना मैग्नेटिक पावर ज़्यादा होता है, क्योंकि निकेल और कोबाल्ट ज़्यादा होने के, निकेल और आयरन ज़्यादा होने के कारण इसकी मैग्नेटिक पावर ज़्यादा होता है। जहाँ तक कि प्रकाश भी इसके अंदर में जाएगा तो प्रकाश भी वापस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये डार्क मैटर है। डार्क मैटर को भी चीज़ को क्या करता है, खींच लेता है। दूसरी बात, इसके अंदर में मैग्नेटिक पावर भी ज़्यादा है, इसलिए जो भी पार्टिकल्स इसके अंदर में जाता है वो सब का सब क्या हो जाता है, ये अवशोषित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एक स्टेज जब हमारा स्टार्स बूढ़ा हो जाता है तो जाकर क्या होता है, ये केंद्र में जाकर ये समाहित हो जाता है, जिसको हम लोग ब्लैक होल कहते हैं, और एक प्रकार से उसका अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा स्टार का जो है लाइफ साइकिल चलता है, यानी कि स्टार जन्म लेता है, यंग अवस्था में जाता है और पूरा का पूरा जाकर ये खत्म हो जाता है। फिर जब ये गैलेक्सी भी अकेले नहीं रहता है, ये ग्रुप में रहना चाहता है, जिसको सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कहते हैं। यानी कि गैलेक्सी जो है इस प्रकार से कई ग्रुप में रहेगा, जिसको सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कहते हैं। फिर सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, ये पूरे गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड में इसी प्रकार से सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी होगा और इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होगा। हमारे वैज्ञानिकों ने अभी तक पूरे ब्रह्मांड का डायमीटर मेजर नहीं किया है। हमारे ब्रह्मांड का जो पूरे डायमीटर ऐसे माना जाता है कि अभी तक पूरा खोज ही नहीं किया है, इसलिए मानते हैं हम लोग कि पूरे ब्रह्मांड का जो डायमीटर है ये इन्फिनाइट है, अनंत है, उसको हम लोग मेजर नहीं किए हैं। लेकिन जहाँ तक हम ब्रह्मांड को देख सकते हैं उसकी जो डायमीटर मापा गया हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, ये 93 बिलियन लाइट ईयर, यानी कि लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक वर्ष में लाइट जितना दूरी तय करते हैं उसको लाइट ईयर कहते हैं। यानी कि इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8.8 इंटू 10⁻26 मीटर हमारा जो विजिबल डायमीटर है किसका, गैलेक्सी का। ऐसे हमारे वैज्ञानिक जो रिसर्च करी अभी तक, जो हमारा पूरे यूनिवर्स के बारे में जो तथ्य है, इन्फॉर्मेशन आया है, उसके आधार पर हमारे गैलेक्सी यानी कि हमारे यूनिवर्स में टोटल गैलेक्सी का मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कि स्टार्स के समूह, और एक गैलेक्सी में लगभग 2 बिलियन स्टार्स हो सकते हैं। यानी कि एक गैलेक्सी में कम स्टार्स नहीं, 2 बिलियन के करीब स्टार्स हो सकते हैं। तो हमारे जो टोटल गैलेक्सी जो हमारे यूनिवर्स में है ये लगभग 2 ट्रिलियन के आसपास में है, यानी कि 2 इंटू 10⁻12, यानी कि 2 इंटू 10⁻12 ऐसे गैलेक्सी बना हुआ है, ऐसे गैलेक्सी। और एक गैलेक्सी में भी 2 बिलियन से ज़्यादा स्टार्स हो सकते हैं, यानी कि एक स्टार माने एक गैलेक्सी में काफ़ी बड़े मात्रा में स्टार्स होता है। और ऐसे गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड में टोटल 2 इंटू 10⁻12 इतना गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड में अभी तक प्रेजेंट है। हमारे साइंटिस्टों का मानना है कि हमारे जो स्टार्स यानी टोटल स्टार्स जो यूनिवर्स में होंगे वो लगभग 1 इंटू 10⁻24 यानी कि 10⁻24 इतना स्टार्स जो है हमारे यूनिवर्स में स्थित है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्स बना हुआ है। यानी कि यूनिवर्स के बारे में यदि कहें तो ऐसे आप समझिए कि पूरे यूनिवर्स में एक हमारा छोटा सा अर्थ है, लेकिन अर्थ ऐसे नहीं है। इसको हम एक चर्चा में ऐसे बताएं कि ऐसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कि हमारा गैलेक्सी ये मंदाकिनी है, जिसको हम लोग मिल्की वे भी कहते हैं।
हम अपना गैलेक्सी को मंदाकिनी मिल्की वे इसलिए कहते हैं कि वो वाइट कलर का दिखता है, में डस्ट और विभिन्न प्रकार के जो लाइट है, जो स्टार्स का लाइट्स है, उस सभी के समूह को हम लोग उसको वाइट दिखने के कारण उसको हम लोग मिल्की वे कहते हैं। ऐसे उसका नाम क्या है, मंदाकिनी है। अब जैसे मैं बताया कि यहाँ पर ये लगातार ये स्टार्स बन रहे हैं, ये स्टार्स लगातार बन रहे हैं, ये स्टार्स जो हमारा कंटिन्यू स्टार्स बनेगा ये, और ये हमारा जो इनवर्स जो है, ये जो हमारा गैलेक्सी है वो आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे डार्क मैटर्स जैसे शुरुआती समय में बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग में मैटर्स निकला, मैटर्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में अकेले रहना नहीं चाहिए, क्या किया, आयंस को डिस्चार्ज पार्टिकल्स होने की वजह से ये बड़े पैमाने पर एनर्जी जनरेट किया, एनर्जी ये धीरे धीरे कन्वर्ट कर गया बॉल में, फिर ये बॉल ब्लास्ट कर गया, ये कंटिन्यू प्रक्रिया होते चला गया, ब्लास्ट होना, फिर एटम्स बनना, यानी कि एटम्स बनना, फिर ये एटम्स रिएक्शन करेगा, फिर एक पोजीशन ऐसा आएगा जो बड़ा स्टार्स होगा, फिर वो ब्लास्ट करेगा, एक प्रक्रिया लगातार चलते चलेगा। यानी कि जो ब्लास्टिंग की प्रक्रिया जिस प्रकार से एक पॉइंट था, पूरे एनर्जी एक पॉइंट में समाहित था, फिर वो ब्लास्ट किया, फिर एक पॉइंट में आया, फिर उसकी एनर्जी जब काफ़ी हाई हो जाएगा तो फिर वो ब्लास्ट करेगा, फिर एक कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहता है। और इस प्रकार से एटम्स लगातार बनाते रहेगा, एटम्स बनाएगा, हाइड्रोजन एटम बना, फिर वो हीलियम में कन्वर्ट होगा, फिर उसमें एनर्जी भरेगा, पूरे एनर्जी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फिर वो तापमान घटाएगा, फिर ब्लास्ट करेगा, और इस प्रकार से कंटिन्यू जो है ये प्रोसेस इन्वर्स में चलते रहता है, और इस प्रकार से स्टार्स बनता है। तो हमारा स्टार के बारे में माना जाता है कि हमारा स्टार जो बना है, यानी कि हमारा सूर्य, ये सूर्य हमारा इस स्टेज, ये हमारा देखिए सबसे पहले जो हमारा ये देख रहे हैं इन्वर्स का, इन्वर्स में 3 घूर्णन भुजाएं होती है, 1 2 3 ऐसे इसको मानते हैं, 1 2 3, 1 1 2 3, ये 3 इसके घूर्णन भुजाएं होती है। हर इन्वर्स में 3 घूर्णन भुजाएं होती है, और ये घूर्णन भुजाएं में हमेशा स्टार्स बनते रहते हैं। ये जो सबसे बाहरी भुजा है, ये बाहरी भुजा में एम्ब्रॉय यानी कि नवजात शिशु, यानी कि नए नए स्टार्स बनते हैं। जो हमारे गैलेक्सी का जो बाहरी भुजा होता है, उस बाहरी भुजा में नए स्टार्स बनते हैं। इसके बीच की भुजा में नौजवान यानी कि यंग स्टार्स होते हैं, और सबसे आंतरिक भुजा में इसका ओल्ड स्टार्स होता है। यानी कि स्टार्स का सबसे जो शुरुआती जीवन आरंभ होता है ये बाहरी भुजा से होता है। फिर बीच वाले में जो इसके स्टार्स यंग एज में होते हैं। हमारा जो स्टार है वो सन है, सन का पोजीशन अभी ये है, और उसके ऊपर में पोलर स्टार्स है, नीचे में कोई और स्टार्स उसके स्टार्स है, यानी कि हमारा सन ये है। हमारा सन के बारे में कहा जाता है कि हमारा सन का उत्पत्ति जो हो गया है वो बिग बैंग के 10.5 अरब साल बाद हुआ है। यानी कि बिग बैंग के 10.5 अरब साल जो है से स्टार्स बने हैं ये। इसी समय में, यानी कि जैसा कि मैं बताया कि हमारे पूरे यूनिवर्स में टोटल 1 × 10⁻24 स्टार्स है। उस स्टार्स में हमारा एक स्टार्स क्या है, सन है, और वो सन के अपना एक परिवार है जिसको हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। वो सौर मंडल में हमारा ऐसे करके 9 ग्रह है, जिसमें हमारा पृथ्वी इनर ग्रह है, इनर में यानी कि पृथ्वी इनर ग्रह है, और उस ग्रह पे हमारा एक छोटा सा देश भारत है, और उस भारत में हम लोग रह रहे हैं दिल्ली में, एक छोटा सा राज्य में। यानी कि हम लोग कितना छोटा है, यानी कि इनवर्स में जिस प्रकार से हमारा एक तारा में 9 ग्रह है, और उस 9 ग्रह में एक तारा सूर्य है, और ऐसे करके कितना पृथ्वी है, ऐसे कितना क्षुद्र ग्रह होंगे, उसी प्रकार से असंख्यक ये तारे हैं। और ऐसा माना जाता है कि हर तारे के अपने एक परिवार होगा। जिस प्रकार से सूर्य तारा के अपना एक परिवार है जिसमें 9 ग्रह है, उसी प्रकार से ब्रह्मांड में जितने भी तारा हैं वो सभी तारा के अपना एक परिवार होगा। सभी तारा के अपना एक परिवार होगा, और उसमें भी कई ग्रह होंगे, वहाँ भी जीवन संभव हो सकता है। लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक हैं, अभी हम लोग सोलर सिस्टम में अपना सौर मंडल में घूम रहे हैं, और जहाँ तक हमारा जो साइंटिफिक अभी तक कैलकुलेशन हुआ है और सैटेलाइट और तकनीक का विकास हुआ है, उस तकनीक के माध्यम से अपने अंदर मंदाकिनी में हल्का फल्का हमारे जो मंदाकिनी गैलेक्सी है उसमें हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, और अपने पृथ्वी और आसपास के ग्रहों के पर भी रिसर्च कर रहे हैं। अभी हम पूरे यूनिवर्स के पढ़ना काफ़ी मुश्किल काम है, अपना यूनिवर्स को भी पूरा, अपना जो गैलेक्सी को भी पूरा का पूरा समझना काफ़ी मुश्किल काम है। तो हम लोग केवल अपने गैलेक्सी में खाली ये जानेंगे कि हमारा जो सूर्य है वो कैसे बना है, और सूर्य के बनने के बाद हमारा सोलर सिस्टम कैसे काम कर रहा है, और किस प्रकार से हमारे पृथ्वी पर पूरे प्रक्रियाएं होती है। तो इन चीज़ों को इसमें समझेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो ग्रह है, जो हमारा जो सूर्य है,
ये यंग अवस्था में अभी है। हमारा सूर्य क्या है, यंग अवस्था में है, यानी कि न भूर्ण है न बूढ़ा है, यंग अवस्था में है। एक ऐसा समय आएगा कि सूर्य जो है एक पूरा परिक्रमा करेगा, यानी एक सूर्य जो है से ओल्ड हो जाएगा और फिर ये ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि सूर्य यानी कि जितने भी तारे हैं ये सभी के सभी तारे एक सर्कुलर पाथ पर ये पूरे मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, यानी कि ये जो हमारा गैलेक्सी है गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। लगभग 200 अरब वर्ष में सूर्य जो है मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करता है। मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करता है, यानी कि सूर्य भी, ये सूर्य जो तारा है ये तारा पूरे मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में 200 अरब से ज़्यादा समय लेगा। और आने वाला समय में यदि यंग स्टेज में है तो ये ओल्ड स्टेज में भी आएगा। और ओल्ड स्टेज में ऐसा माना जाता है कि 400 अरब वर्ष बाद जो है हमारा जो पृथ्वी है, यानी हमारा जो तारा है यानी कि सूर्य जो है ये ओल्ड होकर ब्लैक होल में चला जाएगा। और इस प्रकार से हमारे पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आना शुरू हो जाएगा। और पहले तो सबसे पहले ये कुछ दिनों बाद यानी कि 200 अरब वर्ष बाद लगभग इसका ब्लास्ट होगा, लेकिन ब्लास्ट उतना बड़ा नहीं होगा कि ये छोटा तारा है। और जब ब्लास्ट होगा तो इसके अंदर में जो भी इनर गैस है यानी कि इनर प्लेनेट है उसको ध्वस्त कर देगा और पूरे जितने भी आउटर प्लेनेट है उस पर भी डिसबैलेंस कर देगा, ऐसा हमारे साइंटिस्टों का मानना है। अब ऐसा होगा तो लगता है कि जो हमारे वेद में अग्नि प्रलय का चर्चा किया गया है। अग्नि प्रलय का मतलब कि पूरे अग्नि से हमारा पृथ्वी का यानी ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, यानी कि जो हम लोग जहाँ पर है पृथ्वी का नष्ट हो जाएगा। तो ये अग्नि प्रलय वाला क्रिया यहाँ पर घटना हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा चीज़ें ये यूनिवर्स के बारे में इतना तथ्य है। हमें ये समझना है कि यूनिवर्स बना कैसे, यानी कि मैटर्स आया, फिर ये मैटर्स कन्वर्ट हो गया एनर्जी वाला में, वॉलीबॉल के रूप में कन्वर्ट हो गया, फिर ये एनर्जी धीरे धीरे फायर आग के गोला के रूप में बन गया, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स था और चार्ज पार्टिकल्स में ये आपस में रिएक्शन किया, अधिक मात्रा में एनर्जी जनरेट किया। ये फिर इसकी एनर्जी दिन प्रतिदिन क्या हो गया, बढ़ते चला गया। ये एक जियांट माने काफ़ी हाई टेम्परेचर वाला, हाई एनर्जी वाला एक थर्मल न्यूक्लियर बन गया, यानी कि आग का गोला बन गया। ये आग का गोला फिर अपना हीट को लॉस किया अपने एनवायरनमेंट में, यानी अपने एटमॉस्फेयर में, और उसका टेम्परेचर कितना गया 4000। जैसे 4000 टेम्परेचर आया तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब मिलकर हाइड्रोजन एटम बना दिया। क्या बनाया, हाइड्रोजन एटम बना दिया। फिर हाइड्रोजन एटम ये अकेले नहीं रहेगा, लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करेगा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, फिर न्यूक्लियर माने कि फिर ये हीलियम नाभिक का निर्माण करेगा, इसमें बड़े पैमाने पर हीट जनरेट करेगा और हीट जनरेट करके और इस प्रकार से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। फिर जाकर स्टार्स बनाएगा, फिर स्टार्स और आपस में जो भी हाइड्रोजन एटम्स है डस्ट के साथ रिएक्शन करेगा और बहुत सारे ऐसे भी पार्टिकल्स बनाएंगे, यानी कि प्लेटिसिमल बनाता है। और वही प्लेटिसिमल में हमारे सोलर सिस्टम में प्लेटिसिमल और सौर परिवार यानी कि सौर मंडल का निर्माण हुआ है, जिसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे कि किस प्रकार से हमारा गैलेक्सी बना है और किस प्रकार से स्टार्स का लाइफ होता है और स्टार किस प्रकार से माने कि स्टार का किस प्रकार से अंत होता है। इसलिए दोस्तों अगली क्लास में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे गैलेक्सी के बारे में, यानी कि आपको ये याद रखना है कि हमारा जो ब्रह्मांड जो है उसमें असंख्यक तारे, असंख्यक हमारे जैसे प्लेनेट यानी पृथ्वी जैसा प्लेनेट और असंख्यक जो गैलेक्सी है और उसी के समूह हमारा क्या है, एक ब्रह्मांड है। तो हम लोग मुख्य रूप से अपने गैलेक्सी मंदाकिनी के बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मंदाकिनी में जितने भी तारे हैं उस तारे का प्रभाव हमारे सौरमंडल में किस प्रकार से पड़ता है, सौरमंडल के साथ साथ हमारे पृथ्वी पर उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे अपना गैलेक्सी के बारे में, मंदाकिनी के बारे में। जय हिंद दोस्तों।